श्रीकांत जी और सभी मित्रों और मित्रों, मैं नक्सल के बारे में बहुत कम जानता हूं। श्रीकांत जी ने बहुत बोल दिया है। मैं काम पे लिए हिंदुस्तान भर घूमा था, गढ़चिरौली तो आ नहीं पाए थे। फिर इस समय मैं माओवादियों का वित्त संपत्ति के बारे में पढ़ना चाहा था। आइए गढ़चिरौली भी आऊंगा और अब सबसे बात करूंगा और मिलूंगा। मेरा जितना कम जानकारी है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 2000 जनवरी में माओवादियों का अपना वित्त संपत्ति कैसा शामिल करना है, इसके बारे में वो अपना एक विधि निर्देशक डॉक्यूमेंट को वो मंजूर किया है। इससे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत इनके बीच में चर्चा भी हुआ था सेंट्रल कमेटी में, केंद्रीय कमेटी। इसमें माओवादियों ने किस किस व्यक्तियों ने पैसा वसूल करेगा और ये किस किस से वसूल करेगा और इसको कैसा खर्चा किया जाए और इसको कैसे संभाल के रखें, मतलब इसका रक्षा कैसे रखें, इसके बारे में बहुत ही बड़ा चर्चा हुआ था। ये कौन लोग पैसा वसूल करने जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो है हमारे पास। सीधा सेंट्रल कमेटी या राज्य कमेटी या स्टेट कमेटी, इनके सदस्यों ने पैसा वसूल करते हैं। सीधी सी बात है, जब पैसा बहुत ज्यादा होते हैं करोड़ों में, बड़े लोग जाके पैसा वसूल कर देते हैं, सीधी सी बात। फिर माओवादियों का हायरार्की वो देखा तो इसमें अन्य लोग, अन्य हायरार्की के लोग शामिल होते हैं और इसके बाद इनका संघ जो बोलते हैं, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी किसान मजदूर संघ, ये भी वसूल करने में जाते हैं। कभी कभी एक दल के कमांडर या प्रांतीय सदस्य, रीजनल कमिटी या जोनल कमिटी, ये भी लोग को एक काम दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका ठेकेदार होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर, इनको भी काम दिया जाता है। भाई तुम वहां जाके पैसा वसूल करके आओ, हम इनको बताया गया है। और आपका एनजीओ बोलते हैं ना, इनका सदस्य भी जाके पैसा वसूल करते हैं। मैं कहीं से सुना था, ये कोई गुप्त समाचार नहीं है, आपने थोड़ा बहुत इधर उधर देख ले तो समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में नाम ना पूछना, जगह ना पूछना, एक पत्रकार जो एक एनजीओ चला रहा था, इनको भी भेजा गया है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि इनका बताया जाएगा कोई ठेकेदार को, भाई तुम्हारा इतना पैसा है, जो भी पैसा हो, 1 लाख 2 लाख जो भी हो, पैसे से हमारा मामला नहीं है। इनको बताया जाता है जिस दिन हमारा जरूरी पड़ेगा आके हम वसूल करेंगे, तैयार रखो।
वो चुप के तैयार रखे, क्या करेगा बेचारा। या कोई और व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में किसी के पास जानकारी नहीं होता है, इनका भेजा जाएगा। फिर कौन कौन इनका पैसा देता है, आप सब लोग सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। ये हमारे पीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, जो सड़क बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, जो भी करेगा, इनसे वसूली होता है। हर राज्य में, हर इलाके में, इलाके के हिसाब से उस कार्यक्रम, प्रोजेक्ट का पैसा के हिसाब से बोला जाता है कि भाई तुम्हारा इतना प्रतिशत, इतना परसेंटेज तुमको पैसा देना पड़ता है। ये 2% से लेके तकरीबन 10, 15 और 20% का भी हो सकता है। इसका कोई रूल नहीं है कि भाई तुम 5 लाख दो, तुम्हारा प्रोजेक्ट 10 लाख का है, ऐसा नहीं होता है। वहां का परिस्थिति के अनुसार ये आधारित होता है। फिर इंडस्ट्री तो है हर जगह, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है, इनसे भी वसूली किया जाता है। मैं जानता नहीं कि गढ़चिरौली में कोई पेपर मिल है कि नहीं। बहुत सारे जगह जहां पेपर मिल होता है, जहां से कागज बनाया जाता है, इनका रिसोर्स मटेरियल क्या है, ज्यादातर ये बैम्बू होता है। बैम्बू ये काटेगा, जंगल से भेजेगा ट्रक लॉरी पे, बोलते हैं भाई तुम्हारा ये ट्रक जा रहा है, तुम्हारा इतना पैसा है। और ये टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, इनको अनुमति दिया जाता है कि भाई तुम इतना तक यहां से पेड़ को तोड़ेगा, तू भेजेगा। और वो लोग क्या करते हैं, माने समझो, मैं वैसा ही हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, अंदाजा से, भाई तुमको ये एक आकर दिया गया है, इसमें से तुम पेड़ काट लो, भेज दो। फिर क्या करेगा, 2 आकर 3 आकर काट लेगा। फिर ये कानूनी की काम नहीं है ना। तो बोलेगा भाई तुम्हारा लालच बहुत हो गया है, इतना लेके जा रहा हो, ये भी पैसा दो, इसका भी। तुम्हारा ट्रक जा रहा है तो इतना पैसा दो, और लालच से ज्यादा काट ले तो इसके लिए भी पैसा दो। फिर ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, इसका भी कॉन्ट्रैक्टर होता है। मानो तेंदुपत्ता, ये जहां माओवादियों का ताकत है, वहां पे तेंदुपत्ता का भी खेतीबाड़ी होता है। यह 2 तरीके की वसूली है। एक है एक तेंदुपत्ता ठेकेदार से वसूली करेगा कि भाई तुमको, हमको इतना पैसा चाहिए। और ठेकेदार जो है ना, जो सरकारी नियमित है, इससे भी कम डेली वेजेस देते रहते हैं कुछ साल पहले तक। बोलता है भाई तुम इतना कम दे रहे हो। अन्य इलाके में, अन्य राज्यों में जब मैंने बात कर रहा था, मेरे समझ में आया कि जो सरकार ने नियमित किया है, उससे भी ज्यादा तेंदुपत्ता ठेकेदार से वहां का कर्मचारियों का, अपना आदिवासियों का हर रोज का तनख्वाह मिलता है। फिर क्या होगा,
ये बैम्बू जो काटने ले आता है ना मजदूर अपना आदिवासी भाइयों, उनसे और तंदीपोता कर्मचारियों से बोलेगा भाई तुमको इतना पैसा मिल रहा है, इसीलिए तुमने हर रोज तुम्हारा जो तनख्वाह वेजेस मिल रहा है इतना पैसा दे दो। उड़ीसा में 2001 में ये पता चला कि हर रोज 5 रुपए लेते हैं वहां के बैम्बू जो लक्कड़ काटने वाला कर्मचारियों से। कभी कभी बोला जाता है कि ना भाई 1 महीने का तनख्वाह दे दो, और तेंदुपत्ता कितना महीने, 3 महीने का है काम, वो बेचारा 1 महीने का पैसा दे देगा वहां, वो अलग सी बात है। फिर अब देखिए, इधर उधर मत पूछना, खतरा है। ट्रक, लॉरी, बस, टैक्सी, कहीं कहीं ऑटो, 3 व्हीलर, इसको खरीदने के लिए वहां के आम जनता इनको पैसा दिया जाता है। पैसा वापस तो वसूल करेगा और बोलेगा भाई इसका अलग अलग सा रेट है, ऑटो इतना पैसा देगा, ट्रक इतना पैसा देगा, लॉरी इतना पैसा देगा, क्योंकि सामान इतना जा रहा है ना, ऐसा दे दो, लेवी बोलते हैं, इनसे वसूल कर देता है। और इनको जो सामान चाहिए होता है एक गाड़ी के अंदर भेजा जाता है। फिर आपका बड़े बड़े कॉलेज हैं वहां पे, कौन सा कॉलेज मेरे से नाम मत पूछो, ये तो डोनेशन लेता है ना, या इनका फीस जो है थोड़ा ज्यादा होता है ना, प्राइवेट वाले तो भाई तुमने इतना कमा लिया यार, हमारे लिए इतना पैसा दे दियो। फिर माइनिंग होता है ना, फिर शराब का ठेकेदार, इनसे भी पैसा मिलता है, कमा रहा है पैसा। इसके बारे में मैं थोड़ा और विशेष से बोल सकता हूं, ये कोई गुप्त समाचार नहीं है, मैं लिखा हूं उसके ऊपर और ये छाप भी गया है अखबारों में। 2007 में बस्तर के नारायणपुर जिले में हाई टेंशन टावर्स तोड़ा गया है। इसका नतीजा क्या बना? 2000 सारा बस्तर, अभी 7 जिले हैं, वहां पूरा बत्ती बंद हो गया। बस्तर का अंधेरी, मैंने लिखा था अखबार में उस समय, बस्तर ब्लैकआउट, मेरे नाम से बस्तर ब्लैकआउट आप टाइप कर दीजिएगा, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी हो, मेरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। 2 दिन सारा बस्तर बत्ती बंद, उसमें 5 जिले थे। अब बायलादेला, किरंदुल माइन से ज्यादा ये फेमस है। बायलादेला में एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अपना खनिज संपदा जो निकालता है, केंद्र सरकार का ये ऑर्गेनाइजेशन है। 10 दिन वहां प्रोडक्शन खत्म हो गया। इसका नुकसान हुआ 16 करोड़ एक दिन के लिए, 160 करोड़ 10 दिन के लिए,
इस खनिज को रेल लाइन पे विशाखापट्टनम भेजा जाता है, मेरे गांव से 200 किलोमीटर की दूर। वहां से ये विदेश भेजा जाता है, जहां इसको प्रोसेसिंग करके स्टील हमको वापस मिलता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, मैं पैदा नहीं हुआ, उस समय का ये कॉन्ट्रैक्ट है। 1960 का दशक में रेलवेज ने इस संपत्ति को, खनिज संपत्ति को उठा नहीं पाया। इनका है 2 करोड़ लॉस, नुकसान हर दिन के लिए, 10 दिन 20 करोड़। इसका इंग्लिश में बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उस 2 दिन में जब कहां बत्ती नहीं है, हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन नहीं था, सर्जरी, और ऐसा कुछ दवाई होते हैं, इनका एक टेम्परेचर में फ्रीजर में रखना होता है। जब बत्ती नहीं तो फ्रीजर कैसा काम करेगा, मतलब सारा दवाई खराब हो गया। ऐसा बोले जाता है ह्यूमन लॉस। इकोनॉमिक लॉस के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता हूं। एनएमडीसी का और रेलवेज का लॉस तो बता दिया। ऐसा स्टील रुइयोंग का, जो मुंबई का हेडक्वार्टर है इनका वहां कैप्टिव माइंस है। वहां से पाइपलाइन के द्वारा से ये खनिज संपत्ति को विशाखापट्टनम भेजा जाता है और इसको बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर करके ले जाके प्रोसेसिंग होता है, स्टील पैलेट्स बनता है। यदि ये संपत्ति वहां इतनी एक नियमित घंटों के अंदर ना निकाला, ये पूरा बर्फ बन जाएगा, मतलब पूरा पाइपलाइन खराब हो जाएगा, कोई काम का नहीं होता। जितना किलोमीटर है बायलेदीला और विशाखापट्टनम के बीच में, उसमें वो पाइपलाइन बनाने के लिए इसका खरीद और किलोमीटर, इसका गुण किया तो आपको आएगा 5,400 करोड़। ये नुकसान, ये नष्ट होने जाने वाला था, लेकिन ये पाइपलाइन रिस्टोर हो गया, काम चालू हो गया। ऐसा नुकसान होते हैं। जैसा मैंने लक्कड़ का बताया हूं, पेड़ का जो कानून से हट के काटा जाता है, ऐसा माइनिंग का भी। इनको बोलेगा भाई तुम इतना से यहां तक खनिज खोद लो, ये ज्यादातर जगह पे खोद लेगा, फिर ये तो जाएगा ही बाहर भेजने के लिए। बोलेगा भाई तुम इतना कानून से हटके निकाल दिया, फिर इसमें भी हमें पैसा दे दो। आप कल या परसों मेरा प्यारा दोस्त रजत को सुने होंगे, रजत कुजूर, उड़ीसा का है। मैं वहां पता किया था, आपका सेलफोन का टावर है ना, मोबाइल टावर, आप लोग मोबाइल बोलते हो, मैं सेलफोन बोलता हूँ, पुराना आदमी ना, बुढ़ा हूं ना। एक एक टावर को ना तोड़ने के लिए उड़ीसा में एक एक टावर को 1 महीने के लिए 2,000 वसूली किया जाता है। और थोड़े बड़े लोग होंगे, कौन है क्या है हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस बड़े लोगों को ताकीद मिलता है, ताकीद सॉरी,
ताकीद मिलता है, भाई हमें ये चाहिए यार, तू भेज दियो। तो क्या होगा? इतना किलो या इतना क्विंटल चीनी, चावल, घियों, और सी जो हम खाते हैं, और पहनने के लिए कपड़े तो चाहिए, पैंट शर्ट सिलवानी है वो, और हम शू पहनते हैं ना, बूट, कैनवास बूट, वो इतना भेजो, सॉस इतना भेजो, मेजोर बोलते हैं हम तेलुगु में, भाई हमको ये भेजो, ट्रक जाएगा ही ये सब लेके। ऐसा भी वसूली हो जाता है। और 2-3 लोग से और वसूली किया जाता है। जो सरकारी नौकर होता है ना, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का लाइनमैन हो या टेलीफोन का लाइनमैन हो, जो भी हो, या कोई तहसीलदार हो, जो भी हो, हमारा कोई मतलब नहीं है इनका डिजिग्नेशन से। आप लोग सब जानते हैं इस गांवों में कितने लोग रोज अपना काम पे आते हैं, या कितने लोग जहां इनका सर्विस है, नौकरी है, वहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 2-3 दिन, हफ्ते, 10 दिन, मर्जी अपनी, जाएगा अपना अटेंडेंस, वो जो रजिस्टर होता है ना, अटेंडेंस रजिस्टर बोलते हो आप लोग सब, उसमें अपना सिग्नेचर दे देगा, हस्ताक्षर, वापस जाएगा। और स्कूल के टीचर होता है ना, इनका भी यही मामला है। मतलब हर तरीके के लोग को बोल रहा हूं मैं, आप समझिए इससे क्या वहां का लोग का, प्रजा का नष्ट क्या हो रहा है। ये एक ही कारण बोलते हैं, भाई हमें गए तो मेरे को मार देगा, मैं जाना नहीं चाहता हूं। अबे रहो, कौन मारेगा तेरे को, देखा जाएगा, पूछने वाला कोई है नहीं। फिर नहीं आ रहे ना अपना काम करने, फिर अपना वहां लोकल का दल क्या करेगा, दस्ता, भाई तुम रोज नहीं आते हो यार, तुम्हारा 10% तुम्हारा महीने का तनख्वाह हमें फाइन दे दो, फाइन, जरिमाना, उसको बोलता है जरिमाना, ये लोग तो दे देते हैं। तो वो चुप रहे अपने घर में, टाउन में। देन नेता होता है ना, इनसे भी बोला जाता है, भाई हमारे इतना पैसे दे दे यार, दे देगा। और ये कोई मैं गुप्त समाचार ना कह रहा हूं, ये लिखा गया है और छपा गया है और छाप भी। फिर ये पैसा कैसे कच्चा हो जाता है? अनेक अनेक अवसर होते हैं इनका कारण, कुछ सामान तो खरीदना पड़ता है, जबरदस्त कितना वसूल करेगा, खरीदने के लिए तो पैसा होता है, फिर कोरियर को भेजने के लिए पैसा होता है, इनको आने जाने के लिए, अलग अलग सब कच्चा होता है। कच्चा से हमारा मतलब नहीं है। उत्तर तेलंगाना जो एक जमाने में इनका नंबर 1 जोन रहा,
ये दक्षिण में वहां चालू हुआ था इनका पूरा मूवमेंट। वहां था 2001 से लेके 2003 के बीच में इनका वसूली 2001 से लेके 2003 में 2 साल के बीच में वसूली था 6 करोड़ 20 लाख 28,500। फिर खर्चा हुआ था 4 करोड़ 22 लाख 51,000 255। मतलब बच गया था तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख और 562 गोल्ड बिस्किट। ये हुआ था खर्चा और ये हुआ था इनके पास बैलेंस तो बच गया। कहा? उत्तर तेलंगाना में। अंदाजा से थोड़ा गिनती किया था, जहां तक मुझको समझ में आया 140 करोड़ से 160 करोड़ का हिंदुस्तान भर इनका वसूली है माओवादियों का। बहुत सारे आया हुआ था, कोई बोल दिया 2000 करोड़, कोई बोल दे 1000 करोड़। मेरे को समझ में नहीं आया। ये ज्यादा से ज्यादा 200 करोड़ हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं है। 140 कम से कम है, इससे कम हो ही नहीं सकता। 160 तो हो सकता है, ये तो गारंटी है, इससे कम नहीं है। फिर इसको कहीं सुरक्षित रखना है ना, कैसे करते? वो डंप बोल के अपने सुने होंगे जंगल में। फिर एक थोड़ा मसाला बोलता हूं। ऐसा हुआ था, पहले होता था सीधा एक करेंसी नोट को डंप में डाल देता, या थोड़ा बहुत पॉलिथीन होता है ना, उसमें रख देता था, पॉलिथीन में बांध के। फिर क्या हुआ था, हमारा कीड़ा है ना, जो पेस्ट बोलते हैं, टर्माइट, इस नोट को खा लिया। बहुत करोड़ों का नुकसान हो गया। कौन सी रास्ता है? फिर 2-3 लेयर पॉलिथीन या प्लास्टिक शीट इसमें बांध के, फिर इसको एक डिब्बे में रख के, उस डिब्बे को कोई बड़ा कंटेनर उसमें रख के, जंगल में जमीन खोद के उसमें रख देता, तब बचना चालू हुआ। सिंपथाइजर जो होता है ना, सिंपथाइजर सपोर्टर, इनके पास छोड़ा जाता है। आप टाउन में रहते हो, वहां तो ये रियल एस्टेट एजेंट होता है ना, जो जमीन बेचते हैं या जो एक कॉम्प्लेक्स बना के फ्लैट बेचते हैं, इनसे भी वसूली किया जाता है और इनके पास भी छोड़ा जाता है पैसा। भाई जिस दिन चाहिए होता है हम ले लेते हैं। आप ठीक है, ये भी इनके सिंपथाइजर होते हैं। जिस दिन जरूरी है बोल देगा, भाई तुम्हारे पास यार पैसा रखा हूं यार, हम इस दिन आएंगे, मैं पैसा वापस दे दो। वो बिल्कुल देगा ही,
क्यों आप जानते हैं, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। फिर ये बैंक का हिसाब, बेनामी खाता खोल के बैंक में भी पैसा रखा जाता है। जब मैं थोड़ा पढ़ने चालू किया, इधर उधर मैंने घूम लिया, तब पता चला, तब तक साबूत ना मिला, लेकिन जानते हैं कि पैसा रख तो रहा है बैंक में, बेनामी खाता खोल। फिर इसका कैसा मॉनिटर करें? पैसा तो वसूल हो रहा है भाई, ठीक है, कौन कितना खर्चा कर दिया और कितना अलग कर दिया, गांव भेज दिया अपने घर वालों को, इसके लिए कारण से सीधा सा मॉनिटरिंग होता है। और इसका रक्षा के बारे में मैं तो कह चुका हूं। और ये भी हो सकता है पैसा मेरे पास आए, फिर मैं कैसा खर्चा किया, इसको सिर्फ आदेश दे सकता है। सब लोग करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपना ठेकेदार होता है ना, हिंदी में मैं जानता हूँ ना साहब, बार्गेनिंग बोलता है ना। सब्जी खरीदने जाते हैं मंडी में, वो दुकानदार बोलेगा 15 रुपए किलो है साहब, कोई भी सब्जी, बोलेगा नहीं यार 10 में दे दो, बोलेगा नहीं साहब 12 में ले लो किलो, 12 में ले लेते हैं, वो भी मान लेगा, ना मानते हम निकल लेते हैं। यदि इसको जरूरत है तो बोलेगा हाँ ठीक है साहब 12 नहीं 10 रुपए दे दो। मैं कुछ लोगों का जानता हूँ, बड़े शहरों में 9 साढ़े 9 बजे रात में जाके सब्जी खरीदते हैं मंडी में। क्यों? अगला सवेरे तक वो सब्जी भेजा नहीं गई तो खराब हो जाएगा, बोलते भाई जो वैसा है आने दो, ऐसा। फिर ये ठेकेदार होता है ना, पीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्टर, तो जो भी हो भाई, उतना पैसा तो दे नहीं पाएंगे यार, तो 5% बोल रहा है यार, नहीं 2% कर दियो, बोलेगा नहीं 4%, कहीं बीच में काम बन गया, फिर पैसा लेने आएगा, फिर से बोलेगा। मैंने बहुत कोशिश किया भाई, इसका जब मैंने कैलकुलेशन कर दिया, तुमको देना था 30,000, लेकिन मेरे को 20,000 ही मिला, क्या करूं, अगली बार एडजस्ट कर दूंगा, ये 20,000 लेके चलेगा। बोलेगा जो मिला वो ही मिला, लेके चले जाएगा, ये मसाला है साहब। और ये तो कैसा अच्छा हो तो मैं बोल दिया। और कुछ मामले हैं साहब जिसको ऊपर कच्चा करते हैं, फिर अपना पैम्पलेट निकालनी है, किताब निकालनी है, इसके लिए भी कच्चा होता है ना, इसको छापना है ना। ये बना कि नहीं बोलेगा कि भाई ये मुफ्त में कर लो, बोलेगा भाई साहब मैं तो कर ही लूंगा, कम से कम मेरा इंक और मशीन का पैसा तो दे दो, देना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि सब कुछ मुफ्त है। बोला कि मैं कोई प्रॉफिट ना मांग रहा हूं, मैं कच्चे में खेती, देना पड़ेगा इसमें कच्चा। फिर एक को तो मानना ही है, जितना हो रहा है जितना ना हो रहा है हम जानते नहीं, मैं कुछ जानता नहीं। ये डेवलपमेंट वर्क बोलते हैं ना, इनको ब्रॉडली डेवलपमेंट वर्क बोल देते हैं। मतलब
इनका जहां ताकत है उस इलाकों में कोई पंप सेट लगा दिया, कुछ और काम कर लिया, उसका पैसा देते हैं, होता है। और इसका डाउन साइड देखो आप, क्यों करेगा भाई, मेरा आज ये मजबूरी है, मेरे लिए ये करो। यदि इनका सपोर्ट रखना है और उनको विस्तार करना है, करना पड़ता है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो उस दिन मेरे को जरूरत है, उस काम मेरे को जो कर देगा, वही मेरे लिए भगवान है, वही मेरे लिए राजा है। कोई भी करे, यदि श्रीकांत करें या प्रशांत जी करें या अरविंद जी करें, मेरा क्या मतलब है। श्रीकांत ना किया और प्रशांत कर लिया तो मैं प्रशांत जी को जो हाय बोलूंगा, जय बोलूंगा, सीधी सी बात। फिर जब आगे मेरे को फोन करेगा, ये भाई रमन्ना जी आपसे थोड़ा काम है भाई साहब, थोड़ा मेरे लिए कर दो, मैं तो करूंगा ही। मैं तो पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं, मेरे बॉस के पास जाऊंगा और मेरा ढीला है चेहरा और तेरा थोड़ा बहुत उदास हूं मैं, भाई तुम तो हमेशा बहुत चालू रहते हो यार, तुम तो गिरते पड़ते हो हमेशा जब बात करते हो, आज क्यों इतना उदास हो तुम। मैं साहब मेरे बॉस के पास गया, बोला कि साहब मेरे को किताब चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसका 3000 खर्चा होता है, फिर पैसा दीजिए साहब, मैं किताब खरीद लूंगा। तो भाई हमारे इंस्टीट्यूट में पैसा नहीं है यार, बाद में देखा जाए। और इतने में आके मैं श्रीकांत से मिला या प्रशांत से मिला या किसी और से मिला, भाई क्यों उदास है यार तुम, ये हुआ था, किस्सा ये है। क्या 30,000 तेरे पास नहीं है, ले ले बोल के दे देगा। फिर उस दिन मेरे लिए वो राजा है ना। ऐसा ही इनका सपोर्ट रखने के लिए भी एक काम किया जाता, ये भी कारण है। सच बताने वहां आदिवासी के कर रहा है या किसी और के लिए कर रहा है, वहां जनता के लिए कर रहा है, कौन है हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये भी एक छुपी हुई कारण होता है। फिर कुछ लोग तो पकड़ा जाता है, इसे नहीं छोड़ देंगे ना, पड़ेगा मतलब गया यार तुम। फिर आगे इनके पास इनका दस्ता में कौन शामिल होगा, जब पकड़ा गया जेल में है, कोर्ट का केस तो चलेगा ही, फिर वकील का पैसा कौन देगा। यदि वो बंदे के पास इतना पैसा है तो पहली बात है कि वो दस्ते में नहीं आएगा, पैसा नहीं है ना। वकील का कैसा होता है, जब कोर्ट में केस लड़नी है, कोर्ट का फीस भी होता है, ये स्टैंप रखो वो स्टैंप रखो, वो सब खर्चा माओवादी देते हैं, इसके भी खर्चा होता है ना। फिर मानो साहब कोई बीमार पड़ गया, इलाज तो करवाना है ना। जंगल में अपना डॉक्टर जो है वो तो कर देगा कुछ, लेकिन ऐसा बीमारी होता है, ये मलेरिया नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, कुछ ज्यादा हो गया, उनको टाउन भेजना है ना, हॉस्पिटल में रखेगा ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे,
वहां जेल वार्ड में पुलिस और जेल के कर्मचारी आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में रखेगा चुप चुपा के, अच्छा होता है। फिर इसके लिए भी खर्चा, और निकलना पड़ता है ना, कहीं से कहीं जाना है किसी काम पे, पैसा कौन देगा? माओवादी पार्टी ने देगा। ऐसा भी खर्चा होता है साहब। जब मैं झारखंड जाता हूँ, छत्तीसगढ़ जाता हूँ, उड़ीसा जाता हूँ, कहीं और जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मेरा एक अच्छा होता है। मैं ऐसा उदासीन नहीं हूं कि मेरा तनख्वाह से मैं इतना खर्चा करके 2-3 लाख खर्चा करके मैं काम करूंगा, तुम्हारा पैसा देता ही। और साहब ये डिमोनिटाइजेशन हुआ ना, ये थोड़ा बहुत नुकसान किया है माओवादियों को। जितना पैसा अपना डंप में रखा या किसी के पास रखा, बेकार हो गया। लेकिन इसको तो निपाट लिया है। 2-3 तरीके से। एक तो जैसे मैंने कहा, बैंक में जो पैसा है वो तो सुरक्षित है, उस दिन मैं निकाला नहीं ना, जब मेरे को मिलेगा नया नोट मिलेगा ना, वैसा कुछ हुआ था। और आप पता करो, वहां पे महाराष्ट्र के बारे में मेरे को जानकारी है, माओवादी नहीं, वहां के व्यापारी किस तरह के व्यापारी अलग से छोड़ो, अपने पास जो कर्मचारी हैं उनको पैसा दे दिया और कहे कि भाई तुम ये बदल के ले आओ। उस समय क्या था साहब, कानून क्या कहा था, सरकार नियम, हर आदमी को 2 लाख पैसा बदलने के लिए मौका है। मतलब समझो किसी के पास 50 लोग हैं, 2 लाख 1 करोड़ आएगा ना पैसा, ऐसा माओवादियों ने भी किया है। फिर ऐसा जाते हुए कुछ लोग पकड़ा गया है, तभी पता चला, नहीं तो किसको पता चलेगा। फिर इसके बाद में थोड़ा बहुत उसूली भी ज्यादा हो गया, कहा गया कि भाई ऐसा नहीं यार, तुमको देना ही पड़ेगा, ये बेकार हो गया, तुम जो करना है कर ले, ये नोट तुम वापस ले, मेरे को नया नोट दे दे। बहुत सारे लोग जो पहले दिया चुका है, दे चुका है, सॉरी, जो पैसा दे चुका है उनको ये दे दिया है और नया नोट वापस ले लिया। लेकिन ये तो नुकसान किया है, कितना नुकसान मैं जानता ना, उसका मेरे से मत पूछो। फिर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं इतना भाषण तो दे दिया, फिर हम क्या कर सकते हैं? एक जनता बन के, एक शरीफ जनता बन के, मेरे से कहा गया कि साहब, श्रीकांत ने कहा तो साफ आदमी है साहब, हम नक्सल आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो हमारे से होगा छोटा सा, इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा ही आदमी हूं, पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं, इसलिए मैं सोच रहा था क्या कर सकते हैं। यदि कोई सरकारी नौकर है तो भाई, जो किस लिए तुमको तनख्वाह मिल रहा है वो काम तो कर ले यार, तेरे को कोई नहीं मारेगा,
ये गलत का डर है, ये एक्सक्यूज रूस है। हिंदी जानता नहीं उस आपने, एक्सक्यूज रूस क्या होता है? हाँ, अरे तुम्हारा काम कर रहे हैं, वहां रहो। इसका फायदा क्या है बताए? यदि कोई टीचर हो, कोई मास्टर जी हो, यदि ये गांव में रहता तो पता है क्या होता है? गांव तो छोटा है, और बच्चे क्या करते सब वहां तंबाकू खाते हैं। आसान है ना, मिल जाता है ना। नशा वाले जो नशाली चीज है दुकानदार तो भेजेगा, इनके क्या, इनके कमाई है, फोन कर देने क्या मतलब है? बच्चे लो, बच्चे लो, तंबाकू खा लेगा, खैनी बोलते हो ना, रख लिया। कोई बीड़ी पी लेगा, कोई सिगरेट पी लेगा। यदि वो थोड़ा होशियार आदमी हो, मतलब लड़का थोड़ा होशियार हो, इधर उधर से दारू मार लेगा या कुछ गलत काम करेगा। ये छुप छुप के कर नहीं सकता है ना, कहीं तो पकड़ा जाएगा। यदि टीचर जी के सामने पकड़ा गया, डर जाता है ना। उतना तो रेस्पेक्ट है ना हमको टीचर के ऊपर। मैं साहब, मेरा इतना उम्र आया है, मेरे से उम्र से जो भी बड़ा है, आज तक मैं इनके सामने सिगरेट नहीं पिया। सीधी सी बात, मैं सिगरेट तो पीता हूं, झूठ क्यों बोलना है? कभी नहीं पीता। जो भी हो मेरे से उम्र से बड़ा है, मेरा टीचर हो, मेरा परिवार वाले हो, कोई ऑफिसर के पास गया हूं, पीता नहीं, दोस्त के पीछे मैं पी लेता हूं, मेरे से उम्र से बड़ा तो। उनका वो रेस्पेक्ट देते हैं, वो हमारा कल्चर है। आज तक मेरे टीचर के सामने मैंने सिगरेट नहीं पिया, वो जानता है। बोलते हैं रमन्नाथ तुम्हारा 2 घंटा हो गया यार मेरे से बात करते करते, तो सिगरेट तक अब तक नहीं जला है। साहब आपके सामने नहीं करूंगा साहब, जो भी हो जाए। वो रेस्पेक्ट होता है, मतलब एक डिसिप्लिन आ जाएगा बच्चों में। और कोई हो, जब अच्छा काम कर रहा है, गांव वाले तो इनको सपोर्ट रहेगा। मैं जानता हूं साहब, मैं देखा हूं कुछ जगहों में टीचर को या कोई भी सरकारी कर्मचारी इनसे रिक्वेस्ट क्या है, विनती, भाई हमारे घर आ जाओ, हमारे गांव आ जाओ। कोई इनको मुफ्त में रहने के लिए मकान दिया। गांव में अब देखते हैं साहब, जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, जहां से थोड़ा बहुत पीछे हमारा गांव है, यहाँ आना पड़ा ये आज बात करने के लिए। नहीं, वहां तो इंटरनेट तो है ही नहीं। सब्जी उगाते हैं हम खेत में, कोई सब्जी बेच दिया, आज कोई बैंगन बेच दिया, कोई भिंडी बेच दिया, कोई प्याज बेच दिया। खाना तो, सब्जी तो मिल गया है ना। और कोई थोड़ा अमीर आदमी, तो उन्हें क्या है, हमारे मतलब नहीं है, बोल देगा मास्टर जी, बोलेगा या इंजीनियर साहब, लाइनमैन साहब, हमको घियों दे देंगे, चावल दे देंगे, इतना। कोई और अमीर आदमी दूध बेच देगा, खाना हो गया ना, बाकी सब तो खरीद लो, हमको तो मिल रहा है, मकान तो मुफ्त में मिल गया। और रेस्पेक्ट, हाँ अभी याद है सब, आदरण, आदर में मिल रहा है। जब सरकार वहां जाके काम करेगा,
और ढंग से काम करेगा। माओवादियों को हिम्मत नहीं होता है इनके ऊपर हाथ उठाने। पैर काटना, हाथ काटना, गला काटना छोड़ दो, हिम्मत ना होता, मैं बता रहा हूं। कोई सरकारी आदमी को, जब सरकार काम कर रहा, वहां का जनता खुश, फिर माओवादियों का वह रहने का क्या कारण रहेगा? सरकार हट जाएगा, आपका नेता वहां से हट जाएगा, फिर कौन बचा? माओवादी बचा है। वो है साहब। और आपसे जितना हो सकता है, यदि आप कोई सरकारी काम कर रहे हैं या किसी और नौकरी कर रहे हैं, वहां रहो साहब, फायदा रहेगा, कुछ तो फायदा रहेगा। एक और है साहब चेतावनी, यदि कुछ भी सीधा माओवादी के खिलाफ मत जाओ, कुछ मत बोलो इसके बारे में। भाई मेरे काम कर रहा हूँ, मेरे लिए इसलिए तनख्वाह मिल रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, चुप। कौन बोलेगा साहब? कोई कुछ कर सकता है? नहीं ना। वो दूसरा है, आप पैसे ही बोलते रहो, भाई पैसे देने करता है यार, कि हमारे लिए ये नुकसान करता है। क्या नुकसान है साहब? बताता हूँ, छोटी सी बात है, थोड़ा हट के बता रहा हूँ, लेकिन इससे भी काम चलता है। पूरा थोड़ा गड़बड़ गड़बड़, सड़क बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है ना, वहां लोकल नेता को पैसा देना है, दे दिया। वो जो सिग्नेचर कर रहा है ना, अप्रूवल, क्या है भाई ये क्वालिटी चीज का है, वो भी पैसा मांगेगा, दे दिया। फिर माओवादियों की भी दे दिया, दे दिया। फिर इनके लिए क्या बचेगा? इन सबको हटाओ, या ये बहुत चालू होते हैं सब लोग। फिर अंत में क्या हुआ साहब? सड़क बनाया, अब तो मानसून आ गया है ना, एक हफ्ता 10 दिन बारिश होने दो खूब से, पूरा सड़क वॉश आउट है। मतलब सब लोग अपना पैसा बना रहा है, नुकसान किसको हुआ? वहां का जनता को है ना। एक एक को शिफ्ट करो, कम से कम एक से चालू करो। या सरकार ने आएगा, बोलेगा भाई हम यहाँ रोड बनाएंगे या पुल बनाएंगे, ब्रिज, होने नहीं देगा माओवादियों। सब कुछ शिफ्ट हो गया। वही ना साहब आपका गडचिरोली में BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा, तो वहां का मेजर साहब को मार दिया ना, क्या नाम इनका, नटराजन या कुछ है, कुछ साल पहले, ब्रिज तोड़ देगा। साहब मैं छत्तीसगढ़ में बस्तर में काफी घूम चुका हूं, बहुत साल से जा रहा हूं मैं वहां। जैसा सड़क को ब्लास्ट किया गया है, मुश्किल से वो जो गड्ढा बनता है ना, मुश्किल से आपका गाड़ी वो गड्ढा को पार करेगा। और दंतेवाड़े में मैं जानता हूं, जब फर्स्ट क्लास सड़क बन गया है, माओवादियों ने इनको तोड़ने आया, वहां के जनता
कहा कि भाई ये सड़क आ गया हमारे लिए, हमको हॉस्पिटल जाना है साहब, कम से कम हॉस्पिटल जाना है हम, और कोई काम नहीं है। ये सड़क तोड़ दिया तो हम कैसे जाएंगे, हम बीमार पड़ गए तो कैसे काम चलेगा। खुद इनको रोका था। फिर ऐसा जनता ने शामिल हो जाता है, बोलता कि भाई तेरे तानाशाही बहुत हो गया यार, तू हट जा। और कहीं गया था साहब मैंने तेलंगाना में, प्राइमरी स्कूल, पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर, तालुका ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सब कुछ तोड़ दिया, और टेलीफोन एक्सचेंज। एक टाइम था सारा गांव एक आदमी बन के, that is the entire village as one single person, माओवादियों का सपोर्टर रहे। फिर जब इतना नुकसान हुआ, इनको जाने में मुश्किल हो रहा है, टेलीफोन एक्सचेंज बंद। बाकी नजदीक का गांवों में टेलीफोन तो चल रहा है, ये किससे बात करना है तो एक्सचेंज ही नहीं है, किससे बात करेगा। वहां मोबाइल टावर भी नहीं है, उस समय तक मोबाइल फोन आ गया है, सेल फोन। फिर चलो पुलिस स्टेशन तोड़ दिया, कोई परवाह नहीं। मगर गांव का जन मैं से बोल रहा था, टेलीफोन एक्सचेंज तोड़ दिया, स्कूल तो है नहीं, पब्लिक हेल्थ सेंटर ब्लास्ट, फिर क्या करें। इनको फिर समझ में आया था कुछ सालों के बाद, भाई इनके कारण सा है ना। और वहां से और आगे जाने के लिए एक पुल का जरूरत भी था, कोई एक रिवुलेट, मतलब जो नदी होता है ना, वो छोटा छोटा बन के भी पार होता है ना, ब्रिज नहीं है, पुल नहीं है, ये सब इनका जरूरत समझ में आ गया। फिर सारे गांव एक आदमी बन के माओवादियों से कहा था, आगे कबाई हमारा गांव में आएगा, पीट पीट के मारेंगे तुम लोगों को। और एक तो बार पिटाई भी किया था, आना मत आगे। फिर हम सब शामिल होना है, बोलना है कि भाई तुमने बहुत कर लिया यार, हमारा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे कारण से हमको कुछ नहीं मिला, जो है वो भी नुकसान हो गया, आगे मत आना, मरना यही मरेंगे, जीना यही जिएंगे, तुम लोग के कारण से भाई हमें तकलीफ नहीं लेना है, हमारा खुद के गलतियों से हमारा तकलीफ लेने दो, तुम्हारा गलतियों से हम तकलीफ नहीं लेंगे, करो। और साहब मैं आपसे ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता हूं, इनके थोड़ा खतरा है, आपको कहीं समझ में आया तो गुप्त तरीके से जिसको बताना है उनको बताओ, जोर जोर के चिल्लाएगा मर जाओगे, सीधी सी बात, गला कट देगा। हाँ साहब, लेकिन मेरा एक तो उम्मीद है साहब, सरकार जो करना है वो तो कर रहा है, लेकिन हम सब लोग भी शामिल होके इसके कारण से हमें जो नुकसान पा रहे हैं वो समझ के हमने इसको रोका तो ये जो चैलेंज जो बोलते हैं ना,
इसको निपटना कोई बहुत बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं। और साहब पता नहीं कितना 1.5 घंटा होगा कम से कम या 2 घंटा जुड़ लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। श्रीकांत जी सर, आई एम थ्रू। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर गिविंग मी पेशेंट हियरिंग।